नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज संविधान की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज संविधान का भाग 1 हम पढ़ेंगे। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में है। पहले हम आपको संक्षिप्त में बता दें कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे संविधान में आप जानते ही हैं कि भाग है, कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। जैसे आप पढ़ेंगे भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे होते होते फिर लास्ट में पहुंच जाएंगे 22 भाग तक। फिर इसी तरह से आप संविधान में क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद टोटल कितने हैं? 395 अनुच्छेद। अब इन्हीं भागों के अंतर्गत अनुच्छेद हैं। जैसे भाग 1 में पढ़ेंगे तो कौन कौन सा अनुच्छेद आएगा? 1, 2, 3, 4। इसका मतलब भाग 1 में ये 4 अनुच्छेद हैं, यानी 4 अनुच्छेदों के तहत एक बात लिखी गई है। और वो बात कौन सी है? भारत का नाम लिखा है इसमें, और भारत के कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी भाग 1 में नाम भारत का क्या है, उसका वर्णन है, कितने राज्य हैं, कौन कौन से हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका आपस में संबंध कैसा है, इसका वर्णन भाग 1 में है, यानी अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 में। इसी तरह से आप भाग 2 में जाएंगे तो भाग 2 में आपको मिलेगा नागरिकता। क्या मिलेगा? नागरिकता। और ये अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आपको मिलेगा। इसी तरह से आप भाग 3 में जाएंगे तो आपको भाग 3 में क्या मिलेगा? मौलिक अधिकार, है ना। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। फिर भाग 4 में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? नीति निर्देशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक। ऐसे आपको 22 भाग तक पढ़ना है। इन 22 भागों में संपूर्ण संविधान कवर किया गया है। अब बचा क्या? अनुसूची। तो अनुसूची कितनी है? अनुसूची है टोटल 12। इन 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे। जैसे पहली अनुसूची में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आज वही है भारत, उसका राज्य क्षेत्र, ये सब। अब इसमें अनुसूची जैसे आप 11वीं अनुसूची पढ़ेंगे, 12वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो 11वीं अनुसूची में आपको क्या मिलेगा? ग्राम सभा के बारे में, ग्राम का संगठन कैसे होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है, कितने तरह के अधिकार मिले हैं, कौन कौन से विषय हैं, ये सब अनुच्छेद 11 पढ़ेंगे। और अनुसूची 11 में और अनुसूची 12 में पढ़ेंगे आप नगर के लिए, नगर पंचायत के बारे में, है ना। तो एक मोटी मोटी बात मैंने आपको बताया। अब आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो क्या है? संविधान का भाग 1। और अनुच्छेद कौन कौन सा है अभी हम बताए? 1, 2, 3 और 4। ठीक। तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये 4 अनुच्छेद। अब समझिए आप ध्यान से कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यहाँ पे हमने 4 अनुच्छेदों का जिक्र किया है, 1, 2, 3, 4। इन चारों में क्या लिखा है पहले ये जान लीजिए। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 में लिखा है राज्य बनाने की संसद की शक्ति। 3 में है नए राज्य का निर्माण और 4 में लिखा है संविधान संशोधन नहीं। ये चारों के माध्यम से ही आज मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। जितना भी बड़ा वीडियो होगा, जो भी होगा, लेकिन जो भी मैं पढ़ाऊंगा विस्तार से पढ़ाऊंगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मैं अगर धीरे पढ़ाता हूँ तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.25 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, जितनी तेज़ मर्जी उतनी तेज़ पढ़िए आप। लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ, जो शैली है हमारी वही रहेगी, उसमें बदलाव नहीं कर सकते आपके लिए ना। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। लेकिन जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो मैं विस्तार से ही पढ़ाऊँगा, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। चलिए, तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत का, मतलब अपने देश का नाम क्या है? तो अपने देश का नाम लिखा है भारत और इंडिया। ये 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। यानी हमारे देश का नाम या तो भारत, मतलब भारत भी है और इंडिया में है। अंग्रेजी में लिखा गया है इंडिया, दैट इज़ भारत, ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। तो अनुच्छेद 1 में आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है भारत का, मतलब अपने देश का नाम, अनुच्छेद 1 में ही क्या नाम है? इंडिया और भारत। दूसरी बात क्या मिलती है अनुच्छेद 1 में ही? कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो यहाँ पर अंग्रेजी में ऐसे लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए, एक शब्द होता है
यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। अब फेडरल ऑफ स्टेट भी होता है, राज्यों का संघ। तो फेडरल का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का भी मतलब संघ होता है। तो आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। एक शब्द है फेडरल और एक शब्द है यूनियन। यूनियन, इन दोनों के लिए संघ का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। अमेरिका का जब हम संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ पे फेडरल शब्द आया है। कनाडा का संविधान जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ यूनियन शब्द आया है। भारत का संविधान पढ़ते हैं तो यूनियन आया है। यूनियन का मतलब होता है कि जो राज्य भारत में हैं, जैसे ये भारत है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये राज्यों का जो एक संघ है अपना देश, ये राज्य किसी समझौते के परिणाम के तहत नहीं आए हैं। ये राज्य भारत के ही अभिन्न अंग हैं, कभी भी ये भारत से अलग नहीं हो सकते। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि जो स्टेट यूनियन में हैं वो उस यूनियन के ही हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। मतलब मध्य प्रदेश चाहे कि मैं भारत से अलग हो जाऊं तो असंभव है, उत्तर प्रदेश चाहे कि मैं भारत से अलग हो जाऊं तो असंभव है, क्योंकि इन्होंने समझौता नहीं किया है कि ठीक है भाई साहब केंद्र, मैं आपसे समझौता कर रहा हूं, जब तक मेरी मर्जी तब तक आपके साथ रहूँगा, मेरी मर्जी जिस दिन ख़त्म होगी मैं आपसे अलग हो जाऊँगा। ऐसा समझौता नहीं हुआ है ना। अब अलग अलग राज्य इसलिए हैं क्योंकि सुविधा के अनुसार बांटा गया है प्रशासन कैसे किया जाए। भाई पूरे देश का एक ही व्यक्ति प्रशासन नहीं कर सकता ना, बहुत बड़ी जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, भौगोलिक, तो सुविधा के अनुसार हम अलग अलग राज्यों में बांटे हैं, लेकिन है एक ही। लेकिन संघ जो अगर फेडरल शब्द है वो अमेरिका के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पे जो अमेरिका के 50 राज्य हैं वो समझौते के परिणाम है, यानी वो राज्य चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकते हैं। वहाँ पे अमेरिका में केंद्र की अलग नागरिकता होती है और राज्यों की अलग नागरिकता होती है, लेकिन अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ एक ही नागरिकता होती है। तो अमेरिका के राज्य चाहें तो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते। तो ये अनुच्छेद 1 के बारे में आपने पढ़ा। 2 चीज़ें लिखी हैं, अपने देश का नाम और जो अपना देश राज्यों से बना है वो राज्य अपने देश के केंद्र के अभिन्न अंग हैं, कभी अलग नहीं हो सकते, अखंड हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 2 की, राज्य बनाने की संसद की शक्ति। यानी संसद को संविधान ने शक्ति दिया है कि संसद जब तुम चाहो नए राज्य बना सकती हो। तो संसद को ये अधिकार है, किसने अधिकार दिया है? संविधान ने दिया है। क्या अधिकार दिया है? कि आप नए राज्य बना सकते हैं, नए राज्यों की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, 2 राज्य 3 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, या एक राज्य के कई भाग कर सके अलग राज्य बना सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश को 2 किया गया ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा किया गया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो ये संसद की शक्ति है कि आप सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है? जो अनुच्छेद 2 में शक्ति दी गई है उसका प्रयोग है। यानी संसद कोई नया राज्य बनाना चाहती है तो अनुच्छेद 3 के तहत वो बनाती है। और अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि उपरोक्त दोनों अनुच्छेदों का प्रयोग करके संसद जो भी काम करती है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 है जो कहता है कि संविधान में संशोधन किस तरह से किया जा सकता है। संशोधन मतलब एडिटिंग, कोई भी बात को कैसे काटा जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे उसमें संशोधन किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 368 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि जो भी नए राज्य का निर्माण करेगी संसद या नाम बदलेगी, सीमा का निर्धारण करेगी, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। संसद साधारण नियम बना करके ये वो ऐसा काम कर सकती है। मतलब अगर आज उत्तर प्रदेश के 2 हिस्से फिर से करने हो तो संसद आराम से कर सकती है, इसके लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों अनुच्छेदों के बारे में आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात शुरू करते हैं भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई प्रांत आयोग। अब ध्यान से आप समझिएगा। अभी मैं वर्तमान की अगर बात करूं तो हमारे देश में, भारत में 2 तरह के राज्य हैं। एक मुख्य राज्य हैं जिन्हें राज्य कहा जाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। मुख्य राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है।
तो 28/8/36 राज्य इस समय हैं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। जितने आज राज्य हैं उतने उस समय नहीं थे। ये बहुत उथल पुथल का दौर रहा है, बहुत कठिन मामला है, बहुत परीक्षा में यहाँ से सवाल आती है और किसी भी किताब में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप ध्यान से देखिएगा, ज़िंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा और कभी भी परीक्षा में आपसे भूलेगा नहीं। सबसे कठिन टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ संविधान का। समझिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को, उसके पहले संविधान बन रहा है। जब संविधान बन रहा है उसी के बीच में भारत आज़ाद हो गया। भाई, संविधान की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, और यहाँ लागू हो गई। तो बीच में ही 47 में ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो जब आज़ाद हो गया तो भारत में जितने भी राज्य के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो तो जानते थे कि संविधान बन रहा है तो संविधान में हर तरह की बात लिखी जाएगी। तो नए राज्यों का मतलब राज्यों का गठन भी किया जाएगा अपनी तरह से। जो जिस तरह से गठन अंग्रेज किए हैं उसको तो माना नहीं जाएगा, अपने अनुसार किया जाएगा। तो लोगों ने ये डिमांड रखी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करिए। संविधान सभा, भाई साहब, आप राज्यों को जब गठित करिए तो भाषा को ध्यान में रखिए। जैसे कोई तेलुगु बोलता है तो उसके लिए एक अलग राज्य बनाइए, तमिल बोलता है अलग राज्य बनाइए, गुजराती बोलता है उनके लिए अलग राज्य बनाइए। मतलब भाषा को ध्यान में रखिए। लेकिन गौर नहीं किया गया, लेकिन मांग बहुत उठती रही भाषा के आधार पे। और संविधान में वर्णन हो ही रहा था कि मतलब राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आप जानते हैं? राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग गठित किया। आयोग का नाम है भाषाई प्रांत आयोग। शायद हमने लिखा है, हाँ ठीक है, हमने लिखा है पहले से ही। तो आयोग बनाया। आयोग का नाम क्या है? भाषाई प्रांत आयोग। यह 4 सदस्यीय आयोग था। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अध्यक्ष थे S.K. धर, इसीलिए इसको S.K. धर आयोग भी कहा जाता है। 4 लोग थे, S.K. धर और 3 अन्य लोग। भाषाई प्रांत आयोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आप यह पता करिए कि जो डिमांड उठ रही है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, क्या वो सही है या गलत, मतलब क्या करना चाहिए, आप हमको राय दीजिए। तो ये आयोग गठित कब हुआ था? ये आयोग गठित हुआ 27 नवंबर 1947 को आयोग का गठन हुआ। यह आयोग काम करता रहा और 2 साल के बाद 10 दिसंबर को, ये तारीखें भी ज़रूरी हैं याद करना, 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंपा संविधान सभा को। 2 तारीख ध्यान रखिएगा। 27 नवंबर 1947 को एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम था भाषाई प्रांत आयोग। इसने 2 साल तक काम किया, फिर अपनी रिपोर्ट सौंपी 10 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में। इसने रिपोर्ट में क्या बताया? इसने रिपोर्ट में बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा का आधार गलत। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए? तो इसके लिए शासन को देखना है, यानी कैसे आसानी से शासन किया जा सकता है। भौगोलिक स्थिति देखिए, है ना, भौगोलिक स्थिति। अब ये नहीं कि बीच में बड़ा पहाड़ है, अब इधर भी वही राज्य है उधर भी, आने जाने में भी समस्या हो रही है। तो नहीं, ऐसे करिए कि पहाड़ के उधर दूसरा राज्य कर दीजिए, पहाड़ के इधर दूसरा राज्य, आसानी होगी। तो भौगोलिक सीमा को ध्यान में रखिए। शासन कैसे आसानी से चलाया जा सकता है ये देखिए। विकास कैसे होगा उस राज्य का ये देखिए। और अंत में संभव हो तो भाषा को भी देख लीजिए। इसने सिरे से खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और आयोग बनाया गया था, उसका नाम था भाषाई प्रांत समिति या आयोग। ये पहला है, ये दूसरा है। SVP से नाम याद रखिएगा। इसमें 3 लोग थे, यानी 3 सदस्यीय आयोग था। ये अपने से गठित, इसको किसी ने गठित नहीं किया था।
इसमें यस पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऐसे रखते, सीता रमैया, पट्टाभी सीता रमैया, और जवाहरलाल नेहरू और पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक, सीतारमैया, नेहरू और पटेल, 3 लोगों ने मिलकर के अपने से एक समिति बनाई। इन्होंने कहा हम अपने से सर्वे करेंगे कि भाषा के आधार पर राज्य गठित होना चाहिए कि नहीं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1 अप्रैल 1949 को। भाषाई प्रांत आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1948 में, और उसके लगभग 5 महीने के बाद 1 अप्रैल 1949 को इनकी रिपोर्ट आई। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया, मतलब कहा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो संविधान सभा को 2 आयोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। संविधान सभा मान गई, बोली ठीक है। अब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया तो संविधान में 4 तरह के राज्यों का जिक्र था। ये बात हो रही है 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, यानी मूल संविधान। 4 तरह के राज्य थे। एक प्रकार के राज्य थे जो यहाँ लिखे गए हैं, इनको कह सकते हैं ब्रिटिश, मतलब उन राज्यों को इकट्ठा किया गया जहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था। ब्रिटिश प्रांत इसको बोलते थे। इनकी संख्या थी 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, सॉरी 9। कौन कौन है? मद्रास, बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, पंजाब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर दूसरे थे देसी रियासतें, जहाँ पे राजाओं का शासन था। इनकी संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी संख्या थी 8। तीसरे राज्य वे थे जो कमिश्नरी थे, यानी अंग्रेज़ों के समय में कमिश्नरी थे। इनकी संख्या 10 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अन्य एक कैटेगरी और बनाई गई अन्य नाम से, और इसमें केवल रखा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नोट करिएगा, इसको 4 वर्गों में रखा गया, ABCD करके, या फिर ऐसे याद कर लीजिए क ख ग घ। 4 वर्ग बनाए गए राज्यों के। पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में, चौथे वर्ग में कौन कौन है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रट लीजिए। ये कब की बात है? ये बात है जब संविधान लागू हुआ, मूल संविधान, यानी जब 2 आयोगों ने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, तब की बात है। अब 1951-52 में लोकसभा का चुनाव होता है ना? 51-52 में लोकसभा का चुनाव होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। तो लोगों की फिर से डिमांड उठने लगी कि ठीक है, संविधान में आपने नहीं किया, अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब आप तो हमारी बात सुनिए, राज्यों के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करिए। और इसके लिए बहुत जोर पकड़ा तेलुगु भाषा के लिए। तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की डिमांड इतनी तेज उठी जिसकी पूरे इतिहास में चर्चा होती है, और इतिहास में दर्ज हो गया वो नाम क्या है? श्री पोट्टी, या बड़ा अजीब नाम है, तेलुगु भाषा का है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू या रामुल्लू। पोट्टी श्री रामुल्लू नाम के एक व्यक्ति हैं जो आमरण अनशन कर देते हैं 1952 में। कहते हैं कि तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य बनाइए, और ये आमरण अनशन करते हैं, और 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। अन्न जल त्याग दिए थे, 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, 1952 की बात है ये, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब अब दंगा ना हो, बवाल ना हो जाए, टेंशन हो गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने दबे मन से ये कहा कि ठीक है, हम तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य बनाएंगे। 1952 में तुरंत घोषणा कर दी, जैसे इनकी मृत्यु होती है, कि तेलुगु भाषा के लिए हम अलग राज्य बनाएंगे। और 1 नवंबर को
सॉरी 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पे पहला राज्य बनाया गया, जिसका क्या नाम था, है आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। किस भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। घोषणा कब हुई, 1952 में। क्यों घोषणा हुई, क्योंकि आमरण अनशन कर दिया था पोट्टी श्रीरामुलु ने एक अलग राज्य के लिए। अब जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया 53 में, तो और लोगों की डिमांड और तेज हो गई कि हमें गुजरात के लिए भी बनाइए, तमिल के लिए भी बनाइए, मलयालम के लिए बनाइए। हरियाणा में हिंदी भाषी थे, पंजाब में पंजाबी भाषी थे, इनकी डिमांड होने लगी कि अलग अलग बनाइए। अब बड़ी समस्या। तो फिर क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर से एक नया निर्णय लिया और एक आयोग गठित किया, जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित होता है दिसंबर 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। डिमांड उठने लगी भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए जाए। तो दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इसमें 3 लोग थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, फजल अली, इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। फजल अली इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। ये न्यायमूर्ति थे फजल अली, इनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया। और एक और व्यक्ति थे KM पडिक्कर, और एक व्यक्ति थे हृदयनाथ कुंजरू। 3 सदस्यीय आयोग था ये राज्य पुनर्गठन आयोग। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। 30 दिसंबर, कहीं कहीं ये तारीख मिलती है, कहीं कहीं 30 सितंबर मिलती है। 30 दिसंबर आप ध्यान रखिएगा। 30 दिसंबर 1955 को इसने रिपोर्ट दी। इसने रिपोर्ट में ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही केवल ये न देखा जाए कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन कर दिया जाएगा, नहीं, भाषा तो देखा ही जाए, साथ साथ भौगोलिक स्थिति भी देखी जाए, विकास भी देखा जाए, शासन कैसे चलाया जा सकता है ये भी देखा जाए, यानी अन्य बहुत सारे फैक्टर देखे जाएं, उसके आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हो। और इसने कहा, इस आयोग ने कहा कि संविधान में जो 4 तरह के राज्य हैं, क ख ग घ, उन राज्यों को खत्म करके 2 तरह के राज्य बनाए जाएं। 2 तरह के, एक हो मुख्य राज्य और इनकी संख्या हो 16, और एक हो केंद्र शासित प्रदेश और इनकी संख्या हो 3, यानी कुल 19 राज्य बनाए जाएं। फजल अली आयोग ने कहा कुल 19 राज्य बनाए जाएं। 16 मुख्य राज्य, यानी जहाँ पे मुख्यमंत्री हो, विधानसभा हो, और केंद्र शासित प्रदेश 3 हो, जहाँ पे विधानसभा न हो, मुख्यमंत्री न हो, केंद्र जो है शासन करे। जैसे केंद्र शासित प्रदेश आज दिल्ली है ना, पांडिचेरी है, ऐसे इस तरह से। हालांकि दिल्ली पांडिचेरी में विधानसभा भी है, विधानसभा की बात इन्होंने नहीं कही। तो इनकी बातों को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, आप ठीक कहते हैं। तो तुरंत संसद में एक बिल लाया गया। उस बिल का क्या नाम था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। हमने लिखा नहीं क्या, उस बिल का नाम था राज्य पुनर्गठन एक्ट। फिर वो पास हो गया तो अधिनियम बन गया। तो नोट कर लीजिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास कर दिया गया और इसके आधार पे राज्यों का नए सिरे से फिर गठन किया गया और 2 तरह के राज्य बने। ये मुख्य राज्य हैं और ये ये मुख्य राज्य ही हैं। इनकी संख्या बनाई गई 14। फजल अली ने कितने राज्यों की वकालत किया था, 16। 2 कम कर दिया गया, सरकार ने 2 राज्य कम कर दिए, 14 राज्य बनाए।
और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या फजल अली ने 3 कहा था, इन्होंने 6 कर दिया। 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से 14 और 6 टोटल 20 राज्य बनाए गए। फजल अली आयोग ने 19 कहा था, इन्होंने 20 किया। तो ये जो 14 राज्य थे कौन कौन से थे, ये 1956 की बात हो रही है। फिर से नए राज्य बनाए गए पूरे, मतलब सबको खत्म करके नए सिरे से गठन किया गया। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मुंबई तो नहीं ही था, बॉम्बे नाम था, बॉम्बे। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, अब 1956 तक हम पहुंच गए, यानी राज्यों का पुनर्गठन हो गया, कुल 20 राज्य बन गए। अब वर्क करने लगे 20 राज्य। लेकिन आप जानते हैं कि आज 20 राज्य तो है नहीं। आज अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2025 की, तो आज के डेट में 28 मुख्य राज्य हो चुके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कुल 36 राज्य हैं। तो 56 से 2025 तक क्या क्रम रहा और किस क्रम में कौन कौन से राज्य बने, ये आप पढ़ेंगे। ये इस टॉपिक का सबसे कठिन सेगमेंट है। अब आपको बहुत ध्यान में रखना है, बात को समझना है। नए राज्यों का गठन 56 के बाद, यानी 14 + 6 के बाद। तो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि समझ में आए, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम तारीख लिखते हैं, वर्ष लिखते हैं, वर्ष से समझ में आएगी बात। 1956 बीत गया, 4 साल हो गया, 1960 आ गया। 1960 में क्या होता है, जो एक राज्य था बॉम्बे राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक भाग को कहा गया महाराष्ट्र, और किस भाषा के लिए? मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र। और इसकी राजधानी बनाई गई बम्बई। शब्दों को ध्यान में रखिएगा, बम्बई, मुंबई नहीं, मुंबई तो बाद में बनी है। मुंबई बनी है बाद में, अभी हम आगे बताएंगे आपको। 1996 में मुंबई कर दिया गया। लेकिन 1960 में जब बॉम्बे का बंटवारा हुआ 2 भागों में, एक भाग महाराष्ट्र है और दूसरा भाग है गुजरात। और ये गुजरात गुजराती भाषा के लिए है, गुजराती। और गुजरात की राजधानी, शुरुआत में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद थी 1960 से 70 तक। 70 के बाद फिर गांधीनगर हो गई, तो वर्तमान में गांधीनगर। तो चलिए हम गांधीनगर ही लिख देते हैं, गांधीनगर। लेकिन शुरू में अहमदाबाद थी, ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि बॉम्बे के 2 भाग किए गए, यानी बॉम्बे का बंटवारा कर दिया गया। लड़ रहे थे मराठी और गुजराती, तो मराठियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजराती। और ये जो गुजरात है, ये भारत का 15वां राज्य बना, क्योंकि 14 तो थे ही अभी तक। बॉम्बे है ही, अपने स्थान पर ही है महाराष्ट्र, इसलिए उसको वही माना गया। उसके बाद जो नया राज्य बनता है गुजरात। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद पहली बार कौन सा नया राज्य बना है, ये भी सवाल आ सकती है। तो वो है गुजरात, गुजराती भाषा के लिए। भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद गठित किया गया पहला राज्य गुजरात। 1960 आ गया। अब आइए 1963 में। अब थोड़ा सा टेक्निकल है मामला, मैं बात करता हूँ असम की। आप जानते हैं इस समय वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों में जाएंगे तो 7 बहनों का राज्य है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, है ना। ये 7 बहनों का राज्य है। ये शुरुआत में 7 बहनें नहीं थी, शुरुआत में केवल एक ही थी, उसका नाम था असम। न नागालैंड, न मणिपुर, न मेघालय, कुछ नहीं, पूरा एरिया क्या था? असम था। 1963 में असम से काट करके एक नया राज्य बनाया गया, नागालैंड। हुआ क्या था कि नागालैंड में नागा सन्यासी थे,
अलग राज्य की मांग कर रहे थे। बहुत रोचक इतिहास है, कभी आपको बताएंगे। तो उनको खुश करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग राज्य बनाया असम से काट करके, नागालैंड। और ये नागालैंड 17वां राज्य है। खैर आप नंबर मत पढ़िए, अब नंबर से मतलब नहीं, गुजरात तक नंबर रखिए, उसके बाद नंबर से कोई मतलब नहीं, कहीं परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। 1963 में नागालैंड बना। फिर 1969 में असम से ही काट करके एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम है मेघालय। लेकिन ये मुख्य राज्य नहीं रहा, बल्कि यह इसको क्या कह सकते हैं, उपराज्य कह सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं था, या सह राज्य इसको बोल सकते हैं, संबद्ध राज्य, सह राज्य, ऐसा मतलब मुख्य राज्य नहीं है। लेकिन हाँ, असम से इसको अलग कर दिया गया, मेघालय को, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर 1972 में असम से काट करके, मेघालय तो पहले से ही था, मेघालय को मुख्य राज्य बना दिया गया, त्रिपुरा को मुख्य राज्य बना दिया गया और मणिपुर को मुख्य राज्य बना दिया गया। यानी 1972 में भारत में 3 मुख्य राज्य बनाए गए, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। फिर 1987 में, ये केवल असम की बात चल रही है, नोट करिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। 1987 में फिर असम के और हिस्से किए गए, उसमें से एक हिस्सा अरुणाचल प्रदेश बना, अरुणाचल, और एक हिस्सा मिजोरम बना 87 में। और 87 में ही, चलिए उसको हम अलग से बताएंगे। तो असम की स्थिति आप समझ गए। जो 7 बहनों का राज्य है इस समय, अब 7 बहन हो गई, जोड़ लीजिए। एक तो हो गया असम, एक हो गया अरुणाचल, हो गया ना, अरुणाचल 2 हो गया, और मिजोरम और मणिपुर और मेघालय, मैं नाम पे 3 राज्य हैं, और नागालैंड, और कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, एक और राज्य बच रहा है त्रिपुरा, 7। ये 7 बहनों का राज्य है पूर्वोत्तर, यानी पूर्व और उत्तर के कोने पर। असम के बारे में आप समझ गए अच्छे से। अब आते हैं 1966 में। हुआ क्या था कि जो पंजाब राज्य बना था, पंजाब के भी 2 हिस्से कर दिए गए 66 में। एक तो पंजाब ही रहा पंजाबी भाषा के लोगों के लिए, और एक बन गया हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया चंडीगढ़। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये 2 मुख्य राज्य हैं, पंजाब पंजाबियों के लिए और हरियाणा हिंदी भाषी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र में आता है और ये पंजाबी में आता है। 1966 की बात है। फिर 1971 में एक नया राज्य बना, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। दरअसल हिमाचल प्रदेश शुरू में ही था। हिमाचल प्रदेश जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, तो राज्य जब बन रहे थे, तो 30 रियासतों को, यानी 30 राजाओं वाले रियासत, यानी 30 छोटे छोटे राज्य थे जहाँ 30 राजा थे, उन सबको इकट्ठा करके हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। और इसे ग्रुप सी में रखा गया था, कमिश्नरी वाले में रखा गया था। और 1960 में इसे शायद केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और 1963 में यहाँ पर विधानसभा भी गठित कर दी गई थी। जैसे दिल्ली में शुरू में विधानसभा नहीं थी, बाद में विधानसभा भी गठित कर दी गई थी, तो यहाँ भी विधानसभा गठित कर दी गई थी, लेकिन मुख्य राज्य था नहीं। 1971 में ये मुख्य राज्य बना हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद आ जाइए 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना। सिक्किम का इतिहास ये है, सिक्किम के बारे में अगर मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय सिक्किम एक अलग राज्य था। मतलब सिक्किम पर अलग चोंग्याल वंश का शासन था। चोंग्याल वंश के राजा थे। सिक्किम आप जानते हैं, सिक्किम के एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, ऊपर चले जाएंगे तो चीन है। तो नेपाल और भूटान के जस्ट बीच में है, और नीचे पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है।
तो चोंग्याल वंश का शासन था और यहाँ पर जो बाह्य मामले थे, यानी कि जैसे कि विदेश नीति का, संचार का, रक्षा का, ये तीनों भारत देखता था और ये आंतरिक मामले ये स्वयं देखते थे चोंग्याल। फिर बाद में हुआ क्या कि ये सहयोगी राज्य बन गया भारत का। 1974 में संविधान में 35वां संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन, और 35वें संविधान संशोधन के तहत इसे एक सहयोगी राज्य बनाया गया और 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत इसे मुख्य राज्य बनाया गया, यानी पूरी तरह से ये भारत में शामिल हो गया 1975 में। अब इसमें आंतरिक और बाह्य मामले सब भारत देखेगा, यानी भारत का ही अभिन्न अंग हो गया। इसके अलावा एक और राज्य है बड़ा रोचक, उसका है इतिहास। 1987 में वो आया, उसका नाम है गोवा। गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। गोवा आज़ाद हुआ है 1961 में। यहाँ से दिसंबर 1961 में पुर्तगाली यहाँ से गए और 87 में ये पूरी तरह से भारत में शामिल हुआ है गोवा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो लगभग अपने नज़दीक हम पहुँच रहे हैं। अब इसके बाद एक 3 और राज्यों को देख लीजिए। 1 नवंबर सन 2000 मध्य प्रदेश का बंटवारा किया गया और कौन सा राज्य बनाया गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसको कह सकते हैं 26वां राज्य। फिर 9 नवंबर 2000 को बनाया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश को अलग करके और ये 27वां राज्य है। फिर 15 नवंबर को, मतलब 15 नवंबर 2000 को बनता है झारखंड और ये 28वां राज्य था। झारखंड बिहार को अलग करके बना। तो मध्य प्रदेश को अलग करके छत्तीसगढ़ बना 2000 में, उत्तराखंड को अलग करके उत्तर प्रदेश को अलग करके उत्तराखंड बना और बिहार को अलग करके झारखंड बना। तो इस तरह से सन 2000 में कुल 28 राज्य हो गए थे। लेकिन बाद में क्या होता है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का फिर से बंटवारा हो गया। आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके एक नया राज्य बना दिया गया, तेलंगाना। 29वां राज्य बन गया तेलंगाना। और 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो मुख्य राज्य था उसे मुख्य राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 2 केंद्र शासित बन गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से जो 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर को भी मिला करके उसमें से एक माइनस हो गया, जम्मू कश्मीर हट गया। तो कितने बचे? 28। और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए जिनका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आप समझ गए। अब हाँ, वर्तमान में कितने राज्य हैं? टोटल हैं 28 राज्य, जिसमें से जम्मू कश्मीर नहीं है ना, तेलंगाना है, जम्मू कश्मीर नहीं है। और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से? दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर इन 8 में दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है। विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। बाकी 5 जगह विधानसभाएं नहीं हैं। ये 8 मुख्य राज्य हैं। अब इसी में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, एक पांडिचेरी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का शासन था। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पांडिचेरी भारत में नहीं शामिल हुआ था, फ्रांसीसी नहीं गए थे यहाँ से। 1954 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी अलग हुआ है।
पौंडीचेरी की खास बात यह है कि पौंडीचेरी में 4 ज़िले हैं और ये 4 ज़िले 3 राज्यों में हैं। पौंडीचेरी के 4 ज़िले चारों अलग अलग जगह, केरल में है पौंडीचेरी, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल में जो ज़िला है उसका नाम है माहे, मतलब केरल राज्य, जैसे ये देखिए ये दक्षिण भारत का राज्य आ जाएगा यहाँ पे, तो ये है केरल राज्य, है ना। तो यहाँ पर एक ज़िला है, इसका नाम है माहे। ये केरल का ज़िला नहीं है, ये पौंडीचेरी का ज़िला है। ये है तमिलनाडु, ये पूरा तमिलनाडु है। तो यहाँ पे 2 ज़िले हैं, कराईकल और पांडिचेरी। तो तमिलनाडु में 2 ज़िले, कराईकल और पांडिचेरी। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है यनम। तो 4 ज़िले हो गए, माहे, कराईकल, पांडिचेरी और यनम, 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जो मुख्यालय है वो है पांडिचेरी में, यानी कि तमिलनाडु में। 1 लोकसभा सीट है, पूरा एक ही सांसद होते हैं चारों जगह के मिला करके, और विधानसभा सीट लगभग 30 है, शायद 30 विधानसभा सीट है इन चारों ज़िलों में और 1 लोकसभा सीट है। 3 राज्यों में फैला हुआ है। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों का शासन था, 1954 में भारत में मिलाया गया। वर्तमान में ये पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और विधानसभा भी है। अब अंत में देख लेते हैं विभिन्न राज्यों के परिवर्तित नाम। जैसे मद्रास, शुरुआत में मद्रास था, वर्तमान में ये तमिलनाडु है। तो जो आज तमिलनाडु है इसका प्राचीन नाम क्या था? मद्रास। जो आज कर्नाटक है इसका प्राचीन नाम था मैसूर। मुख्य राज्य थे ये। लंकाद्वीप, मिनिकॉय एवं अमनद्वीपी द्वीप समूह का नाम बदल करके लिखा गया लक्षद्वीप। तो जो आज लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है इसका इतना बड़ा नाम था, लंकाद्वीप, मिनिकॉय, अमनद्वीपी द्वीप समूह। जो उत्तरांचल है, शुरुआत में जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ तो उत्तरांचल बना। उत्तरांचल का आज वर्तमान नाम है उत्तराखंड। शुरुआत में उत्तरांचल नाम था, आज उत्तराखंड है। पांडिचेरी का वर्तमान में पुडुचेरी नाम है, पुडुचेरी। शुरुआत में पांडिचेरी था, अब पुडुचेरी है। उड़ीसा का शुरुआत में उड़ीसा नाम था, अब वर्तमान में ओडिशा है नाम, ओडिशा। तो आज ओडिशा है, पहले उड़ीसा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके अलावा राजधानियों के नाम में भी परिवर्तन हुआ। जैसे केरल की राजधानी शुरुआत में त्रिवेंद्रम थी। क्या थी शुरुआत में? त्रिवेंद्रम। लेकिन वर्तमान में क्या है? तिरुअनंतपुरम, है ना। तमिलनाडु, मद्रास। शुरुआत में इसकी राजधानी क्या थी? मद्रास। वर्तमान में क्या है? चेन्नई। महाराष्ट्र की शुरुआत की राजधानी थी, शुरुआत में तो महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर थी। जब बॉम्बे था तो नागपुर थी, फिर बाद में बम्बई कर दिया गया। तो शुरुआत की राजधानी थी बम्बई और वर्तमान में क्या हो गई है? मुंबई। ये कब हुई? 1996 में। तो बम्बई को ही मुंबई किया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी थी शुरुआत में कलकत्ता, वर्तमान नाम कलकत्ता का है कोलकाता। कर्नाटक की राजधानी थी बंगलौर। वर्तमान में नाम है बेंगलुरु। बंगलौर, लेकिन फेमस जो हो जाता है वही नाम पुकारा जाता है। जैसे आज बंगलौर ही पुकारा जाता है, लेकिन बेंगलुरु नाम है। जैसे आप आएंगे बनारस, वाराणसी, तो पुराना नाम बनारस है, अब वाराणसी हो गया, लेकिन फिर भी वाराणसी कम पुकारते हैं लोग, बनारस ज़्यादा कहते हैं। इसी तरह से जो प्रसिद्ध हो जाता है लोग, फिर जैसे अहमदाबाद का नाम बदल दिया गया, लेकिन आज भी अहमदाबाद ही लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो जो फेमस हो जाता है उसी नाम से लोग पुकारते हैं ज़्यादा। तो ठीक है, बस आज इतना ही। जो आपने संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये पढ़ा, पूरा कंप्लीट हो गया। परीक्षा में इससे अधिक कहीं प्रश्न आएंगे ही नहीं। इतना आप तैयार कर लीजिए
किसी की भी परीक्षा दीजिए एकदम टेंशन मुक्त होकर के। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कोई आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।